इसी बीच राजा ने एक व्यक्ति की तरफ इशारा किया। राजा कहने लगे, ये करण सिंह है, तुम्हारी सहायता करेंगे। ये तुम्हारे साथ तो नहीं रहेंगे, किंतु आवश्यकता पड़ने पर और मेरे पास तुम्हारे संदेश लाने ले जाने का कार्य यही करेंगे। ये ऐसा करेंगे क्योंकि मुझे इन पर पूरा विश्वास है। और ये कैसे करेंगे, यह सब इन पर निर्भर है। तुम लोग इन्हें पहली बार देख रहे हो, क्योंकि ये सामान्य रूप से महल में नहीं आते हैं। जब भी आते हैं गुप्त मार्ग से आते हैं। इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इन्हें मेरे ही समान समझना। जो मैंने कहा है याद रखना। हम सबकी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। अब राजकुमार और आदित्य ने जो राजा के चरण स्पर्श करके रानी के भी चरण स्पर्श किए। रानी ने दोनों को उठाकर गले लगाया, उनके सरों पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और उनकी बलाएं ली। ऐसे विदाई के अवसर पर रानी भावुक होकर कुछ कह नहीं पा रही थी। उन्होंने इतना ही कहा कि पुत्रों, मेरे हृदय से कभी तुम्हें जो आशीर्वाद मिले, मैं तुम्हें सब आशीर्वाद देना चाहती हूँ। अपना और एक दूसरे का ख्याल रखना। फिर ना जाने कब मैं तुम दोनों को देखकर इस सुख का अनुभव करूँगी। इतना कहकर रानी रुंधे गले से जो मौन हो गई। राजकुमार बोला, माँ, आप चिंता मत करो। हम अपने ही राज्य में तो हैं, मानो अपने ही घर में हैं। हम जल्दी लौटेंगे। आदित्य आगे बढ़े और रानी के करीब आकर कान के पास कोई सुन ना सके ऐसे धीरे से बोले, रानी माँ, आप चिंता मत करें। आप तो आशीर्वाद दें बस। क्या पता हम आपके लिए बहू लेकर लौटें। रानी ने प्यार भरी चपत जो आदित्य को लगा दी। महाराज और राजकुमार कोई भी कुछ नहीं समझ सके। महाराज ने प्रश्नवाचक दृष्टि से रानी को देखा। रानी बोली, महाराज, यह हम माँ बेटे की बात है, आप ऐसे न देखें। फिर किसी ने कुछ नहीं कहा, सभी गंभीर हो गए। आदित्य ने अपने पिता से भी विदा ली। फिर महाराज के कक्ष की एक अलमारी में हाथ डालकर महाराज ने कुछ किया तो अन्य दीवार पर लगी तस्वीर सरक गई और रास्ता बन गया। अब आदित्य और राजकुमार विक्रमादित्य और करण सिंह उसी मार्ग में प्रवेश करके ओझल हो गए। महाराज ने फिर से वह द्वार बंद कर दिया और सभी उस कक्ष के मुख्य महल में लौट गए। उस गुप्त मार्ग पर चलकर वे तीनों बहुत दूर घने जंगलों में छिपी हुई एक गुफा में निकले। करण सिंह उनके साथ जंगल के बाहर तक आए और फिर एक बाजार में उन्हें आवश्यक बातें समझाकर अपने सेवक द्वारा मंगवाए 2 सुंदर और स्वस्थ घोड़े सफर के लिए सौंप कर चले गए। अब आदित्य और विक्रमादित्य इस समय एक साधारण नागरिक के भेष में थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान, एक नगर से दूसरे नगर घूमने लगे। इसी बीच उन्होंने लोगों के बीच बैठकर उनसे बातें की, लोगों की बातें सुनी, शासन की कमियों को समझा और कुछ अधिकारियों को के जो पद पर अच्छा तो कुछ का बुरा बर्ताव करते हुए उन्होंने देखा। फिर वे अपने सभी अनुभव और सूचनाएं पत्र में लिखकर रखते, जिसे समय समय पर करण सिंह आकर उनसे ले जाते और महाराज तक पहुंचाते। राजकुमार विक्रमादित्य ने सामान्य नागरिकों के बीच उन्हीं की तरह रहकर उनके जीवन का अनुभव किया। कभी कभी वे अल्प सुविधा में सामान्य सा जीवन जीते हुए लोगों का सुख संतोष देखकर हैरान हो जाते थे। कभी एक गरीब परिवार को उत्साहपूर्वक मेले में जाते देख वे भी साथ हो लेते। उन्होंने देखा किस तरह लोग छोटी बातों में बड़ा सुख प्राप्त कर लेते हैं। उन्होंने समझा कि लोगों को सुविधा से अधिक सुरक्षा उपलब्ध कराना ठीक है। उपहार में मिली सुविधा से नहीं, बल्कि उनकी स्वयं की कमाई हुई सुविधा से लोग अधिक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। आवश्यकता बस उन्हें सुरक्षित माहौल और ऐसे अवसर उपलब्ध कराने की है जिसमें वे स्वयं अपने लिए सुख सुविधा प्राप्त कर सकें। एक दिन दोनों मित्र राहगीरों के भेष में घूमते हुए एक गांव से गुजर रहे थे। घोड़ों की रास उन्होंने हाथों में थाम रखी थी और बातें करते गांव का जो सहज सौंदर्य निहारते पैदल ही चले जा रहे थे। तभी अचानक उनके पास से एक बालिका सब्जियों की टोकरी लिए तेजी से भागी और घर के बाहर रखे सामानों से टकराकर गिर पई। अब उसके गिरने से, उसके टकराने से वहाँ रखे मटके गिरकर फूट गए। उस बालिका
कि उठाई हुई टोकरी भी गिर गई, जिसमें उसने सब्जियां रखी थी वो सब बिखर गई। इस उठापटक से हुई बालिका की आवाज़ें सुनकर उसकी माँ बाहर आई और बालिका को डांटती हुई घर से निकली और बोली, अरे करमजली, ढंग से नहीं चल सकती, जब देखो गिरती पड़ती रहती है। राजकुमारी संयुक्ता की तरह आंखों पर पट्टी बांध रखी है क्या, जो तुझे कुछ सूझता नहीं है? उसके बाद तो वह स्त्री क्रोध में जाने क्या क्या बोलती रही, किंतु राजकुमार विक्रमादित्य के कानों में तो मानो राजकुमारी संयुक्ता और आंखों की पट्टी शब्द अटक गए। वे बस खड़े खड़े उस हड़बड़ाई सी बच्ची को जो उसके माँ के सामने सामान समेटते हुए देखते रहे। अब आदित्य ने उन्हें इस तरह से एकटक देखा तो उनके कंधे हिलाकर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। राजकुमार ने आदित्य की ओर देखकर कुछ नहीं का संकेत किया और उस स्त्री की ओर बढ़ गए और थोड़े आश्चर्य के साथ, कुछ न समझने के भाव के साथ आदित्य भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। उस स्त्री के पास पहुंचकर राजकुमार हाथ जोड़कर जो उन्होंने नमस्कार कहा और बोले, बहन, हम राहगीर हैं, क्षत्रिय वर्ण से हैं, प्यासे हैं, तनिक जल मिल सकता है क्या? तो आपकी बड़ी कृपा होगी। स्त्री ने पलटकर देखा तो दो सुंदर सुदर्शन युवक खड़े थे। दोनों ही देखने में किसी अच्छे घर के लगे। वह तत्काल उठकर हाथ जोड़ती हुई बोली, क्यों नहीं भैया, आओ बैठो, इस चौकी पर बैठो, मैं जल लाती हूँ। फिर वह सामान समेट चुकी लड़की से बोली, यह सब रसोई में रखा और संभाल कर फिर मत गिर जाइयो, जब देखो गिरती पड़ती रहती है। यह कहती हुई वह घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर में वह स्त्री लौटी तो उसके हाथ में घड़े भर जल और साथ में लड़की के हाथ में एक मिट्टी के बर्तन में गुड़ था। उसने बच्ची के से जो गुड़ का बर्तन लेकर राजकुमार की ओर बढ़ाया और बोली, भैया, पहले थोड़ा गुड़ खा लो, फिर पानी पीना, अच्छा लगेगा, गला सूख रहा होगा। भूख लगी हो तो कुछ और बनाकर ला दूं, या खुद बनाना हो तो सीधा कच्चा, मतलब जो सीधा होता है कच्चा आटा दाल, जो वो लगा दूं। अभी मेरे पति खेत पर गए हैं, आते ही होंगे, मैं भोजन बना देती हूँ, उनके साथ ही खाना खा लेना। भले घर के लगते हो, कहाँ से आ रहे हो? राजकुमार विक्रमादित्य ने थोड़ा सा गुड़ खाया और पानी पीने लगे। इस बीच आदित्य ने कहा, बहन, हम कंचनपुर से आ रहे हैं, जरा गोपनगर में कुछ काम था। वह स्त्री बोली, अच्छा अच्छा, यहाँ से तो वह पास ही पड़ता है। राजकुमार पानी पी चुके और फिर आदित्य ने भी गुड़ खाकर पानी पी लिया। राजकुमार बोले, बहन, तुम जो बुरा मत समझना, तो एक बात मानूं, अगर बुरा ना मानो तो। वह स्त्री मुस्कुराकर बोली, भला भाई का बुरा क्या मानना, पूछो भैया, क्या पूछना चाहते हो? तुम तो मुझे भले लोग लगते हो। राजकुमार थोड़ा सा कुचाए तो वह स्त्री हंस पड़ी, बोली, अगर मुझसे लाज आ रही है तो वह देखो, मेरे पति आ गए हैं, जो पूछना है उनसे पूछ लेना, उनसे तो लाज नहीं आएगी ना। यह कहकर वह स्त्री हंसती हुई अपने पति की ओर बढ़ गई और उसके हाथ से सामान लेकर रखते रखते राजकुमार और आदित्य के बारे में सब बताने लगी। कहने लगी, देखो जी, ये दोनों राहगीर हैं, क्षत्रिय हैं, कंचनपुर से आए हैं, गोपीनगर जाना है, प्यासे थे तो मुझसे लेकर जो पानी पिया, जाने मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन शर्मा रहे हैं, शायद तुमसे पूछें तो तुम बता दो। मुझे तो बहन बना लिया है, लेकिन लाज के मारे भोजन को भी ना कह रहे हैं, तुम ही कहो। स्त्री का पति उनकी तरफ बढ़ता हुआ मुस्कुराकर बोला, अच्छा अच्छा, मैं बता दूंगा, तू अब जरा जल्दी भोजन की चिंता कर, थक गया हूँ, भूख भी लगी है, इनके लिए भी भोजन बना ले, साथ ही खा लेंगे। फिर वह राजकुमार और आदित्य की ओर मुड़कर हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहने लगा, जी, मैं मान सिंह हूँ, मैं भी क्षत्रिय हूँ, उसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, बावरी है, बोलना जो आरंभ करती है तो रुकती नहीं है, भोजन करके जाइए, बैठिए। राजकुमार विक्रमादित्य और आदित्य बैठ गए तो वह फिर बोला, देखो, आपको जो कुछ पूछना है, अगर बात लंबी हो तो मैं तनिक स्नान कर लूँ, फिर बातें करेंगे। राजकुमार ने सिर हिलाकर सहमति दी तो वह समझ गए कि अब भोजन किए बिना यहाँ से जाना मुश्किल होगा। गृहस्थ पति पत्नी का प्यार भरा व्यवहार उन्हें कुछ बोलने भी नहीं दे रहा था। मान सिंह थोड़ी देर में स्नान करके लौट आया और उनके निकट बैठकर
कहने लगा, अब पूछिए क्या पूछना है। इतनी देर में आदित्य और राजकुमार से जान चुके थे कि वे क्या पूछना चाहते हैं। सो आदित्य बोले, भाई कुछ अन्यथा ना सोचना। बात यह है, हमने बहना के मुख से राजकुमारी संयुक्ता और उसकी आंखों पर बंधी पट्टी की बात सुनी थी, तो जिज्ञासा हो आई कि यह कौन है और क्या मामला है, बस यही पूछना था। तब मानसिंह बोला, अच्छा, यह बात है। लगता है आप लोग अभी तक इस चंदन नगरी की राजकुमारी संयुक्ता के बारे में नहीं सुने हैं। खैर, अब तो धीरे धीरे यह सब बात सब ओर फैलने लगी है। अब तो यहाँ भी लोग जानने लगे हैं कि चंदन नगरी की राजकुमारी संयुक्ता ने अचानक अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है। आदित्य कुछ बोलने को उत्सुक ही थे कि मानसिंह की पुत्री वही बच्ची दौड़ती हुई आई और बोली, बापू, माँ भोजन को बुलाती है। माँ ने कहा है आप सब जल्दी आओ, नहीं तो भोजन ठंडा हो जाएगा। मानसिंह बोला, आओ भाइयों, भोजन करने चलें, बाकी बात वहीं करते हैं। अब राजकुमार विक्रमादित्य और आदित्य उस किसान के साथ बैठकर भोजन के लिए बैठ गए। किसान की पत्नी ने बड़े ही प्यार से ताजी रोटियां बना बनाकर उन्हें प्रेम से खिलाया, मानो वो सचमुच ही उसके भाई हों। उस कम संसाधन वाले दंपत्ति ने मानो अपने भरपूर प्रेम और अपनेपन से भोजन की सारी कमियों को बहुत दूर भगा दिया था। राजकुमार के लिए उनके भ्रमण के दौरान घटी प्रिय याद रखने योग्य घटनाओं में से भोजन भी जुड़ गया। भोजन के प्रेम पूर्वक स्वाद को मानो वे अपनी जीभ से नहीं बल्कि हृदय से ग्रहण कर रहे थे। सोच रहे थे कि यही वह संपत्ति है जिसकी रक्षा के लिए राज परिवार को युद्ध में शस्त्र लेकर सबसे आगे खड़ा होना चाहिए, जबकि यह परिवार तो यह भी नहीं जानता कि वे अपने राजकुमार को भोजन करा रहे हैं। राजकुमार मन ही मन यह सोचकर मुस्कुराते हुए भोजन के साथ साथ किसान पति पत्नी की बातों का भी आनंद ले रहे थे। भोजन करने के दौरान राजकुमार के संकेत पर आदित्य ने किसान से पूछा। आदित्य कहने लगा, मित्र मानसिंह, आपने बताया नहीं, राजकुमारी ने अचानक आंखों पर पट्टी क्यों बांध ली? मेरी समझ नहीं आ रहा, आखिर ऐसा क्या हो गया जो चंदन नगरी की राजकुमारी को ऐसा कदम उठाना पड़ा? मैंने तो सुना है चंदन नगरी बड़ा ही सुंदर और संपन्न राज्य है। तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा और सोमती नदी के किनारे बसी चंदन नगरी की राजधानी स्वर्णपुर पर अद्भुत सौंदर्य है। कभी जाने का अवसर नहीं मिला, परंतु उसके बारे में सुना बहुत है। मानसिंह कहने लगा, मित्र, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपको शायद यह भी पता होगा कि स्वर्ण नगरी का यह नाम इसलिए पड़ा कि नित्य प्रातः जब सूर्य देव उदय होते हैं तब पहाड़ की चोटियों पर पड़ी बर्फ सुनहरी होकर चमकती है। उस आभा से ही उसका जो पूरा सोने के जैसे आभा से दमक उठता है, इसलिए वह स्वर्ण नगरी के नाम से विख्यात है। मैंने स्वयं देखा है और मैं कभी भूल नहीं सकता। अवकाश हो तो कभी जाकर अवश्य देखिएगा। आदित्य कहने लगा, अवश्य मित्र, अवश्य, पर ऐसी सुंदर नगरी की राजकुमारी का यूं आंखों पर पट्टी बांधना कुछ समझ नहीं आया। मानसिंह बोले, अब क्या कहें मित्र, सत्य कारण तो शायद वहाँ का राज परिवार ही जानता है, परंतु अफवाहें और कहानियाँ बहुत हैं। दरअसल मेरी संबंध की बहन उसी राज्य में ब्याही है। सो कई वर्षों के बाद पिछले दिनों उसके देवर के विवाह में गया था, तभी सुना कि वहाँ की अत्यंत सुंदर राजकुमारी ने जो अपने कुछ वर्ष पहले आंखों पर पट्टी बांध ली थी। कहा तो यह भी जाता है कि उन्होंने किसी को कुछ कारण नहीं बताया और ज़्यादा पूछने पर क्रोधित भी हो जाती है, किंतु क्या पता राज परिवार को सत्य मालूम हो और किसी कारण से यह बात छिपाई जा रही हो। अब क्या ही कहें, राज परिवार है भाई, बड़े लोग हैं, बड़ी बातें हैं। तब राजकुमार बोला, तो सच कोई नहीं जानता या सिर्फ राज परिवार ही जानता है? मानसिंह की पत्नी तपाक से बोली, भैया परिवार वाले तो जानते ही होंगे, बस छिपा रहे होंगे। मैं तो सोच रही थी ऐसे में जो कुमारी का विवाह कैसे होगा? भला आंखों पर पट्टी बांधी हुई कन्या से कौन विवाह करेगा? सुना है राजकुमारी बड़ी ही सुंदर है, गुणवान है, और परंतु ना जाने आंखें रहते हुए अंधी बनना क्यों चुन लिया। ईश्वर ही जाने क्या सच है। लो भैया यह खीर खाओ ना, पहली बार आए हो, लजाते ना रह जाना। कहकर वह स्त्री हंस दी और राजकुमार भी मुस्कुरा कर रह गया। वह गांव की भोली महिला
जो बातें कहते सुनते भी उन्हें परोसती खिलाती जाती और फिर भरपेट भोजन कराकर ही उन्हें वहाँ से उठने दिया। पति पत्नी के आग्रह पर राजकुमार और आदित्य ने भोजन के समय थोड़ा सा विश्राम किया और फिर उनसे विदा ली। विदाई के समय वह स्त्री भावुक हो गई, मानो अपने सगे भाइयों से विदा कर रही हो। कुमार कुछ सोचकर अपनी एक अंगूठी माला और कुछ मुद्राएं उसे देने लगे तो वह मुकर गई। किसान ने भी विरोध किया, परंतु राजकुमार नहीं माने और यह कहकर कि अपनी भांजी को उपहार दे रहे हैं, वे सब वस्तुएं किशोरी को जबरदस्ती पहनाकर चले गए। इस तरह वे दोनों वहां से विदा लेकर अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ गए। काफी देर तक तेजी से चलने के बाद उन्होंने घोड़े धीमे किए और बातें करते हुए चलने लगे। आदित्य कहने लगा, क्या बात है मित्र, क्या सोच रहे हो? राजकुमार कहने लगा, तुम तो जानते हो मित्र मेरे जिज्ञासु स्वभाव को। मुझसे अब राजकुमारी संयुक्ता का सच जाने बिना नहीं रहा जाएगा। अब आदित्य खिलखिलाकर हंस दिए और फिर हंसी रोककर बोले, राजकुमार आप ये रुके कहाँ हैं? मैं तो तभी समझ गया था जब आपने उस बच्ची की माँ से प्रश्न किया था, परंतु यह सोचिए महाराज से क्या कहकर अनुमति लेंगे? वे आपको ऐसे कार्य के लिए चंदन नगरी जाने की अनुमति नहीं देंगे। मेरे विचार से तो आप महल लौटिए और आपकी तरफ से मैं राजकुमारी का सत्य पता करके लाता हूँ। राजकुमार के पत्र में आपको वापसी की अनुमति दे दी गई थी, इसलिए अब आपको लौटना चाहिए। राजकुमार विक्रमादित्य कहने लगे, आदित्य मित्र ऐसा मत कहो, मुझसे अब यूँ लौटा नहीं जाएगा। मुझे अब सिर्फ राजकुमारी की ही नहीं बल्कि चंदन नगरी की राजधानी स्वयं नगरी को भी देखना है और मेरे मन में बड़ा चाव जाग उठा है और यह सब मैं स्वयं ही करूँगा। साथ ही तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। रही बात पिताश्री महाराज की, तो तुम भी सोचो कि उनसे अनुमति कैसे ली जाए। आदित्य तो चुप ही रहे। दोनों घोड़े धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। एक स्थान पर दोनों धर्मशाला देखकर रुके और योजना बनाने लगे कि कैसे चंदन नगरी पहुंचकर यह इच्छा पूरी की जाए। अब धर्मशाला में राजकुमार विक्रमादित्य और आदित्य चंदन नगरी जाने की योजनाओं पर काफी माथापच्ची करने लगे। समस्या महाराज से इसकी अनुमति मिलने की थी, सो आखिर एक उपाय निकाला कि महाराज से कुछ दिन सीमांत के वन में आखेट की अनुमति लेकर जो गुप्त जाया जाए। आखिर दोनों ने यही किया और अपना आग्रह पत्र में लिखकर करण सिंह को देकर महाराज के पास भेज दिया। यूं अपनी तरफ से तो उन्होंने करण सिंह को भी चकमा दे दिया, किंतु करण सिंह भांप गए कि दोनों कुछ उनसे छिपा रहे हैं, इसलिए अपने विश्वसनीय सेवक को उन पर दृष्टि रखने को कहकर स्वयं महाराज के पास चले गए। महल में एक विशेष कक्ष में महाराज को राजकुमार का पत्र देकर करण सिंह खड़े हो गए। महाराज ने पत्र पढ़ा और करण सिंह से बोले, राजकुमार ने इस पत्र में कुछ दिन सीमांत के वनों में पर्यटन और आखेट की अनुमति मांगी है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं उत्तर लिख देता हूँ, आप साथ लेते जाइए। फिर करण सिंह की ओर देखकर बोले, आप कुछ कहना चाहते हैं करण सिंह? करण सिंह बोला, जी महाराज, मुझे राजकुमार और आदित्य की बातों से ऐसी अनुभूति आई है कि वे हमसे छुपकर कुछ करना चाहते हैं। मैं अभी पता नहीं लगा सका, आपका क्या आदेश है? महाराज बोले, अच्छा, वे जो करना चाहते हैं उन्हें करने दें। पत्र का उत्तर देने के पश्चात आप गुप्त रूप से उन पर नज़र रखिए। वे जो करना चाहते हैं उन्हें करने दीजिए। मुझे आप पर और उन पर दोनों पर पूरा विश्वास है। फिर महाराज का उत्तर लेकर करण सिंह वापस लौट गए और वही किया जिसका उन्हें आदेश था। वे इस प्रकार गुप्त रहकर राजकुमार और आदित्य पर दृष्टि रखने लगे। राजकुमार और आदित्य को इसका कोई आभास तक नहीं था। करण सिंह द्वारा मिले महाराज के उत्तर ने राजकुमार और आदित्य का रास्ता साफ कर दिया था। वे मनचाहा करने को स्वतंत्र हो गए। आदित्य बोला, लीजिए, महाराज के उत्तर ने राजकुमार आपका मार्ग का रास्ता खोल दिया है, अब क्या विचार है? राजकुमार धीरे से हंसकर बोले, अब क्या, अब तो जो पथिक के भेष में हम यह मार्ग तय करेंगे। मुझे तो चंदन नगरी की राजधानी स्वयं नगरी की आभा देखनी है। अब आदित्य मुस्कुराकर कहने लगा, हाँ, साथ में राजकुमारी संयुक्ता की आभा देख लीजिएगा। और दोनों मित्र हंसकर तैयारी में जुट गए और दोनों चंदन नगरी जाने की जो तैयारी करने लगे। उधर चंदन नगरी के राजा के यहाँ बड़ी प्रतीक्षा के बाद एक कन्या का जन्म हुआ था।
राजा रानी जो कब से संतान की आस देख रहे थे, इस प्यारी सी पुत्री को पाकर दोनों खुशी से झूम उठे थे। राज्य भर में राजकुमारी के जन्म का उत्सव मनाया गया था। राजा रानी ने नामकरण संस्कार में अपनी इस राजकुमारी का नाम संयुक्ता रखा था। राजकुमारी संयुक्ता बहुत ही सुंदर थी। जब वह बड़ी हुई तो उसने विभिन्न शस्त्र शास्त्र, संगीत और गृह सोचित शिक्षा ली जाने लगी, जो कि सब उसने बड़ी ही शीघ्रता से सीख लिए थे। राजकुमारी के सौंदर्य, गुण और स्वभाव ने न केवल उसे महल में सबका प्रिय बना दिया, बल्कि उसकी प्रशंसा राज्य के बाहर भी फैलने लगी। यहाँ तक तो सब ठीक था, किंतु राजकुमारी जब 16 साल की हुई तो एक दिन अचानक जाने क्या सोचकर उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उसने इसका कारण किसी को नहीं बताया और न ही सबके समझाने या मानने पर आंखों से पट्टी हटाई। माता पिता, गुरुजनों और परिजनों ने राजकुमारी से बहुत पूछा, परंतु राजकुमारी ने कुछ भी नहीं बताया। सबने राजकुमारी को समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु राजकुमारी ने अपनी आंखों से पट्टी हटाना स्वीकार नहीं किया, बल्कि ज़्यादा जोर देने पर वह क्रोधित होने लगी। आखिर सबने थक हार कर राजकुमारी को समझाना छोड़ दिया और उम्मीद थी कि स्वयं ही कभी राजकुमारी की आंखों से पट्टी हटा देगी। राज परिवार और प्रजा ने धीरे धीरे राजकुमारी के सुंदर मुख को आंखों पर बड़ी पट्टी के साथ ही स्वीकार कर लिया। राजकुमारी के माता पिता और प्रिय सखियां नित्य प्रातःकाल उठकर इस उम्मीद से राजकुमारी के कक्ष की ओर जाते कि शायद आज उनकी प्रिय राजकुमारी की सुंदर आंखों पर पट्टी का पर्दा नहीं होगा, किंतु यह उनकी जो आशा नित्य ही निराशा में बदल जाती थी। राजकुमारी बार बार पूछताछ से क्रोधित और दुखी ना हो, इसलिए सबने पूछना छोड़ दिया था, किंतु सबके मन में राजकुमारी के संबंध में जिज्ञासा और निराशा दिन ब दिन गहरी बैठती जा रही थी। जल्दी ही राजकुमारी के संबंध में यह बात राज्य ही नहीं, राज्य के बाहर भी दूर दूर तक फैल गई। लोग हैरान हो गए कि इतनी रूपवती और बुद्धिमती और सबकी प्रिय राजकुमारी ने आखिर ऐसा क्यों किया। सारी चंदन नगरी और उसके बाहर भी दूर दूर तक राजकुमारी के अद्भुत सौंदर्य के साथ साथ उसकी आंखों पर बंधी पट्टी की चर्चा फैलने लगी। अब क्योंकि किसी को भी सच पता नहीं था, तो तरह तरह के अनुमान लगने लगे और अनुमानों पर आधारित ढेरों अफवाहें भी चर्चा का विषय बनकर दूर दूर तक फैलने लगी। धीरे धीरे दूर दूर तक फैलती अफवाहें जो स्वर्ण नगरी तक जा पहुंची। जैसा कि पहले भी राजकुमारी के बारे में एक औरत से जाना था, अब राजकुमारी संयुक्ता दिखती कैसी है और उनकी आंखों पर पट्टी क्यों है, इस सच का पता लगाने के लिए ही जो आदित्य और राजकुमार जो इस नगर में आना चाहते थे, दोनों ने आने की तैयारी भी कर ली थी। वो राजकुमारी और नगरी को देखना चाहते थे। उधर गुप्त रूप से राजकुमार और आदित्य मार्ग में बिना अधिक समय गवाए सीधा चंदन नगरी की राजधानी स्वर्ण नगरी पहुंचकर ही रुके। दोनों मित्र संध्या काल में स्वर्ण नगरी पहुंचकर सोवती नदी के किनारे संध्या करके बैठे थे कि ढलते सूरज का सौंदर्य निहारते हुए बातें कर रहे थे। आदित्य कहने लगा, बहुत लोगों ने स्वर्ण नगरी की प्रातःकालीन आभा का वर्णन सुना था, अब प्रातःकाल अपनी आंखों से देखूंगा। राजकुमार कहने लगे, अवश्य मैं भी देखूंगा। अब उस कार्य के बारे में भी कुछ कीजिए जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। आदित्य बोला, तो चलिए आप किसी धर्मशाला में रुकिए, मैं पता करके आता हूँ कि जिस काम के लिए हम इतनी दूर आए हैं उसे अब रोकना ठीक नहीं है। राजकुमार कुछ कहने को हुए तो आदित्य ने उन्हें रोककर कहा, नहीं आप नहीं चलेंगे, पहले हम यहाँ के बारे में कुछ आवश्यक बातें पता कर लें, तभी कुछ सोचा जाएगा। यह काम मेरे अकेले ही करने से अच्छा रहेगा। तब तक आप राजकुमार हैं, विश्राम कीजिए और देखिए आपका मित्र पलक झपकते ही क्या कुछ कर लेता है। राजकुमार समझ गए कि इस मामले में उनकी नहीं चलेगी, सो बोले, ठीक है मित्र, जैसी आपकी इच्छा। हमने मार्ग में जो शिवधाम नामक धर्मशाला देखी थी, हम वहीं जाते हैं और आप यहीं से निकलिए और हमें शीघ्र कुछ समाचार सुनाइए और हमसे उसी धर्मशाला में आकर मिलिए। यह कहकर राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर निकल लिए। आदित्य कुछ देर वहीं खड़े सोचते रहे, फिर वे एक ओर चल दिए। अब राजकुमार तो धर्मशाला में अपने बदले हुए भेष और नाम से जो बदला हुआ नाम से एक कमरे में टिक गए
और भोजन उन्होंने किया नहीं, यह सोचकर कि जब आदित्य के साथ ही करेंगे। जबकि आदित्य काफ़ी रात में आए तो भोजन तो दोनों ने नहीं मिला, दोनों को बस कुछ फल साथ में थे वही खाकर संतोष किया और बातें करने लगे। राजकुमार कहने लगा, कहिए मित्र, क्या कुछ पता किया? आदित्य बोला, राजकुमार, इतनी जल्दी कुछ विशेष तो नहीं पता चला, सिवाय इसके कि हमने यहाँ आने तक जो राजकुमारी के बारे में जो कुछ सुना था, यहाँ भी वही सब सुनने में आया है। परंतु यह पता लगा है कि राजकुमारी नित्य प्रातः जो नदी के तट पर शिव मंदिर में पूजन करने के लिए आती है, वहाँ बहुत लोग होते हैं तो हम उन्हें दूर से देख सकते हैं। यह सुनकर राजकुमार मन ही मन प्रसन्न होते हुए बोले, यह भी ठीक है, कल हम सोमती नदी के तट पर जाएंगे। स्वर्ण नगरी की प्रातः भी तो सुबह उसकी आभा देखनी है। तब आदित्य बोले, स्वर्ण नगरी तो मैं देखूंगा, आप तो राजकुमारी को ही देख लेना। मैं उनके सौंदर्य की मैंने बड़ी प्रशंसा सुनकर आया हूँ। चलिए अब सो लीजिए, क्योंकि सोएंगे तभी तो उठेंगे। इस तरह राजकुमार और आदित्य थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके सोने की कोशिश करने लगे। थके हुए आदित्य को तो तत्काल ही नींद आ गई, जबकि राजकुमार देर तक जागते रहे। उन्हें अपनी कल्पनाओं में राजकुमारी संयुक्ता की तरह तरह की छवियां वो बनाते रहे। प्रातःकाल भोर में आदित्य उठे और राजकुमार को भी उठाया। दोनों ने सोमती नदी के तट पर स्नान किया और शिव मंदिर चल पड़े। मंदिर जाकर पता चला कि अभी राजकुमारी के आने में थोड़ा ही समय शेष है, सो उन्होंने जलाभिषेक आदि के लिए थोड़ा विलम्ब होगा। वे थोड़ी देर बाद ही आम लोगों के साथ मंदिर में महादेव का दर्शन पूजन कर सकेंगे। यह जानकर वे दोनों मंदिर से निकलकर आसपास की खूबसूरती देखने लगे। सूर्य उदय हो चुका था। धूप पूरी स्वर्ण नगरी पर ऐसे फैल रही थी मानो नगरी पर आसमान से स्वर्ण की वर्षा हुई हो। राजकुमार ने देखा कि नगरी बहुत ही सुंदर ढंग से बसी हुई है। घरों को बड़े सुंदर ढंग से सजाया गया था। मार्गों के किनारे पर छायादार पेड़ लगे थे और उन पेड़ों के आसपास फूलों की बहार भी छाई हुई थी। शिव मंदिर तो चारों तरफ से सुंदर बाग से घिरा हुआ था। वास्तव में स्वर्ण नगरी पर्वतों के बीच कुछ ऐसे बसा था जिसे देखकर लगता था कि मानो पर्वत ही नगर की छत हो। मंदिर के ऊंचे चबूतरे पर चढ़कर दोनों मित्र कभी पर्वतों के शिखर का सौंदर्य देखते तो कभी नगरी की सौंदर्य की आभा निखारते। तभी उन्हें लगा कि आसपास हलचल सी मच गई है, राजकुमारी की सवारी आ गई है का शोर मच गया। राजकुमार और आदित्य थोड़ा ऊंचाई पर थे तो न केवल भीड़ के धक्के से बच गए बल्कि ऊंचाई से राजकुमारी को भी देख सकते थे। सो वे सब कुछ ध्यान से देखने लगे। सबके देखते देखते दो घोड़ों का रथ मंदिर से थोड़ा पहले रुक गया। रथ से पहले दो सुंदर युवतियां उतरी, फिर उनका हाथ थामकर राजकुमारी संयुक्ता बाहर आई। राजकुमार ने देखा आसमानी पीले रंग के रेशमी वस्त्रों में लिपटी राजकुमारी किसी मलमल में लिपटे रतन की तरह दमक रही थी। नक्श से शिखा तक सौंदर्य की मूर्ति। राजकुमारी संयुक्ता की आंखों पर बंधी पट्टी देखकर राजकुमार को एक वेदना सी महसूस हुई, जिसका कारण वे स्वयं भी नहीं समझ सके। राजकुमार ने आसपास लोग जो उनके आसपास बातें कर रहे थे, पास ही किसी ने कहा, आंखों पर पट्टी बांधकर भला कौन मंदिर में दर्शन करने आता है? तो वह कोई अन्य बोला, मैंने सुना है मंदिर के बंद कक्ष में पूजन के लिए राजकुमारी कुछ देर के लिए पट्टी उतार देती है, पूजन समाप्त होते ही फिर धारण कर लेती है। कोई अन्य व्यक्ति कह रहा था, जो भी हो, आश्चर्य तो होता ही है कि इसका क्या मतलब है। लोगों में तरह तरह की बातें हो रही थी, जबकि कुछ लोग सब कुछ सुनकर भी चुप थे। सबके देखते हुए राजकुमारी अंदर मंदिर में चली गई और कुछ समय बाद बाहर आकर अपने रथ में वापस बैठ गई और राजकुमार इस बीच मानो किसी और ही संसार में थे। आदित्य ने अपने में खोए हुए राजकुमार के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें कल्पना लोक से वापस ले आए। फिर दोनों मित्रों ने मंदिर में जाकर भली भांति दर्शन पूजन किया और अपनी धर्मशाला में लौट आए। धर्मशाला में आकर राजकुमार अपने आप में ही खोए रहे। आदित्य निरंतर कुछ ना कुछ बोलते रहे, परंतु राजकुमार की चुप्पी नहीं टूटी। जब राजकुमार को चुप अपने में मगन देखकर आदित्य ने देखा कि राजकुमार को टोका, अरे मित्र, आप तो इतने खो गए हैं, कहीं मुझे भूल तो नहीं गए? अरे भाई, मैं यहीं हूँ। यह सुनकर राजकुमार धीरे से हंस दिया और बोले, नहीं नहीं मित्र, बल्कि पलंग पर फैलकर वो दीवार को देखते रहे। अब आदित्य ने तनिक मुंह बनाकर कहा, ओह, अब ये क्या बात हुई? राजकुमारी की आंखों पर पट्टी हमारे राजकुमार के मुख पर लग गई है।
बुरा हुआ, हम बड़बड़ाए जा रहे हैं और आप मुस्कुराए जा रहे हैं। राजकुमार फिर भी कुछ नहीं बोले तो आदित्य बोले, ठीक है, आप मौन व्रत धरिए, हम जाकर नगर भ्रमण करके आते हैं, यहाँ तो बैठना ही बेकार है। यह सुनकर आदित्य तो वहाँ से चले गए और राजकुमार तो मानो चाहते हुए भी यहीं थे। फिर आदित्य घंटों गायब रहे और राजकुमार भी इस बीच सिर्फ राजकुमारी संयुक्ता के बारे में ही सोचते रहे। बार बार उनके मन में राजकुमारी की देखी हुई छवि टलती रही और कभी बनती रही, कभी बिगड़ती रही, और उनके मन में एक ही बात आती कि राजकुमारी बिना आंखों की पट्टी के कैसी दिखती होगी। फिर मन ही मन वही प्रश्न घूमने लगा कि इस पट्टी का रहस्य क्या है। आखिर उनका ध्यान तभी टूटा जब आदित्य वापस लौट आए। उधर आदित्य ने देखा कि राजकुमार को जैसा छोड़ गए थे वे अब भी वैसे ही पड़े हैं, तो वो गुनगुनाने लगे, लागी रे लगन गोरी एक तेरे रूप की, नगरी में तेरे गोरी छाँव भी है धूप सी। तो दोनों दोस्त जो मुस्कुरा कर हंसने लगे, क्योंकि राजकुमार को तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। राजकुमार चौंक पड़े और आदित्य को घूर कर बोले, आ गए घुमक्कड़ी करके, हमें भूख लगी है और आप गीत गा रहे हैं। आदित्य ने आंखें फैलाकर कहा, अरे आपको भूख लगती है, हमें तो लगा आपकी याद में उनकी याद में आपको तो भूख प्यास बंद हो गई होगी। खैर, आपने तो जब से राजकुमारी को देखा है हमें ही भूल गए हैं। खैर चलिए, आपसे ज़्यादा हमें भूख लगी है। अब आदित्य का व्यंग समझकर राजकुमार मुस्कुरा कर रह गए और दोनों मित्र भोजन के लिए भोजनालय की तरफ चल दिए। थोड़ी देर में दोनों भोजन करके लौटे और बैठकर बातें करने लगे। राजकुमार बोले, अब सुनाइए, कहाँ थे और क्या करके लौटे हैं? आदित्य बोले, बस स्वयं नगरी घूमकर नगरी में जान पहचान बढ़ा रहा था। आप बताइए अब आगे क्या करना है? राजकुमार बोले, करना क्या है, करना यह है कि बिना रहस्य जाने नहीं टलना है। जब तक जो पता लगा है उससे तो लगता है कि बिना राजकुमारी के पास तक पहुँचे सत्य का पता नहीं चलेगा। मैंने तो तय किया है कि मैं स्वयं जो भेष बदल के महल में जाऊंगा। आप बताइए कि ये कैसा किया जाए? आदित्य ने कुछ देर सोचा, फिर दोनों मित्रों ने मिलकर योजना बना ली। तय हुआ कि राजकुमार रूप बदलकर महल में जाएंगे और आदित्य आवश्यकता पड़ने पर गुप्त रूप से उनकी सहायता करेंगे। आदित्य थोड़ी देर के लिए बाहर गए और वह सारा सामान ले आए जिससे राजकुमार का भेष बदला जा सके। रात भर दोनों ने मिलकर अच्छी तरह से सोच विचार करके योजना बना ली, जिससे खुद का जो भेद खुलने की गुंजाइश ना रहे। प्रातः दोनों आवश्यक सामान के साथ धर्मशाला से निकले और दूर एकांत में आदित्य ने राजकुमार को दुखिया स्त्री का भेष धारण कराया। अब आदित्य को गुप्तचरी की शिक्षा मिली हुई थी और रूप परिवर्तन में उन्हें महारत हासिल थी। उनकी कला से राजकुमार अद्भुत जो रूप में स्त्री दिखने लगे और स्त्रियों की सी आवाज़ बोलकर अभ्यास भी कर लिया। अगर कुछ कसरती थी वो थी राजकुमार की कदकाठी की थी, परंतु उसका उपाय भी सोच लिया। आज जब रोज की तरह राजकुमारी मंदिर से लौट रही थी, जब रथ के रास्ते में अचानक एक स्त्री आ गिरी जो कि राजकुमार था। अच्छी नस्ल के घोड़े मार्ग में स्त्री को देखकर हिनहिना कर रुक गए। राजकुमारी की एक सखी मधुरिमा ने रथ के पर्दे से हटाकर पूछा, क्या हुआ सुभद्र जी, रथ क्यों रुक गया? तब सारथी बोला, मार्ग में अचानक एक दुखिया स्त्री आ गई है, बड़ी दयनीय अवस्था में रो रही है। तभी रोने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर राजकुमारी से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी सखियों से कहा, उसे चुप कराकर मेरे पास लाओ। दोनों सखियां मधुरिमा और सभ्या रथ से उतरकर उस स्त्री के पास गईं जो कि राजकुमार थे। सुभद्र पहले ही उस स्त्री को चुप होने को समझा रहे थे और वह रोए जा रही थी। यह देखकर मधुरिमा आगे बढ़ी और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी, बहन चुप हो जाओ, कौन हो तुम? तुम्हें क्या दुख है? इस प्रकार बीच रास्ते में क्यों रो रही हो? हमें बताओ, शायद हम तुम्हारी सहायता कर सकें। वह स्त्री सिसक कर बोली, मेरी सहायता कोई नहीं कर सकता, मुझे तो मर जाना चाहिए। मुझे क्षमा करना, मैं गलती से आपके रास्ते में आ गई, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था सो गिर पड़ी, मैं हट जाती हूँ, आप चली जाओ। यह कहकर वह उठी और राह के किनारे पर बैठ गई। तभी रथ का पर्दा हटाकर राजकुमारी ने उस रोती हुई स्त्री को देखा और संकेत से सभ्या को बुलाकर कहा कि उस स्त्री को रथ पर बिठा लें।
सभ्या समझ गई कि राजकुमारी के महल लौटने में विलंब हो रहा है और राह में तमाशा होना उचित नहीं है, सो वह उस स्त्री के पास पहुंचकर बोली, बहना घबराओ नहीं, यह रथ राजकुमारी संयुक्ता जी का है। वे तुम्हें अपने साथ महल चलने को कह रही हैं। तुम्हें चलिए और उनकी बात मान लो। आओ आओ चलो, उठो, डरो नहीं। आखिर मधुरिमा और सभ्या ने सहानुभूति पूर्वक उसे चुप कराकर रथ में बिठा लिया। मार्ग में सभ्या ने पूछा, बहन, हमारी राजकुमारी जानना चाहती है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या दुख है। स्त्री बने राजकुमार ने रोते हुए कहा, क्या कहूँ सखी, दुखियारी हूँ। माता पिता ने बड़े प्यार से कुसुमा नाम रखा था, बड़े चाव से विवाह करके विदा किया। मेरे पति ने विवाह से पहले मुझे देखा नहीं था। विवाह के बाद जब मैं ससुराल गई तो उन्होंने मुझे देखा तो मुंह फेर लिया। उन्हें किसी कोमल स्त्री की कामना थी और मुझे देख ही रही हो मैं लंबे चौड़े बदन की हूँ, इसलिए मुझे घर से निकाल दिया। मैं वापस ना आ सकूं इसलिए यहाँ लाकर छोड़ गए। और यह कहकर वह रोने लगी। फिर सबके समझाने पर चुप होकर आगे बोली, मैं पति से अपमानित होकर यहाँ वहाँ भटकती हूँ। माँ बाप के पास जाकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। अब या तो मर जाऊंगी या किसी भले घर में कामकाज करके जीवन बिताऊंगी, पर कुछ भी हो जाए वापस पति के घर नहीं जाऊंगी, जहाँ से मुझे अपमानित करके जो भगा दिया है और मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। मुझे घर से निकाल दिया, इतना अपमान करते हैं कि अपनी पत्नी का कोई भी पति। यही सब सोचती हूँ, अपने भाग्य पर रोती रहती हूँ। तभी आपके रथ के आगे आ गई, इसलिए क्षमा चाहती हूँ। मुझ दुखिया को कहीं शरण मिल जाए, मैं सब सेवा टहल करूँगी, बस रोटी कपड़ों पर रह लूँगी। वह फिर इतना कहकर सुबकने लगी। इतने में रथ जो महल में प्रवेश कर गया। आखिर इस तरह राजकुमार स्त्री के भेष में महल में पहुँच गया। महल में पहुंचकर राजकुमारी नित्य की भांति माता पिता को प्रणाम करके उनके कक्ष में पहुंची। दुखिया कुसुमा बनी राजकुमार अब जो इसी नाम से जो आगे उनका नाम जो दासी को बताया था कुसुमा, तो राजकुमार को वो बाहर ही छोड़ दिया, कुसुमा को यानी। अब राजकुमारी ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और पूछा, माँ पिताजी आज फिर आवश्यक कार्य से चले गए हैं क्या? माँ कहने लगी, हाँ बेटी, उनका कार्य ही ऐसा है। उनकी ओर से भी मैं भी तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ। कह कर गए हैं कि संध्या में अवश्य भेंट करेंगे अपनी बेटी से। फिर राजकुमारी ने संक्षेप में मार्ग की घटना बताई और अनुमति लेकर कुसुमा को कक्ष में बुलाया। रानी माँ ने कुसुमा को गौर से देखा और पूछा, पुत्री, तुम देखने में इतनी तो बुरी नहीं हो, पर क्या कहें, राजकुमारी ने तुम्हारे बारे में जो कुछ बताया है उसमें तुमने यह नहीं बताया कि तुम्हारा ससुराल और मायका कहाँ है। कुसुमा बने राजकुमार कहने लगे, माफ़ करें रानी माँ, दुखिया हूँ, पर अपने माँ बाप का नाम बताकर उन्हें अपमानित नहीं करूँगी और ना ही उस पति का नाम पता बताऊँगी जिसे अब मैं देखना नहीं चाहती। आप ही कहो राजमाता, अगर मैं ऐसी दिखती हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है जो मुझे इस प्रकार घर से निकाल दिया। और जो राजकुमार सुबक सुबक कर रोने लगे। बचपन से ही सब मुझ पर हंसते थे रानी माँ, और अब नहीं, ईश्वर ने पैदा किया है, हाथ पैर दिए हैं, अपना पेट पाल लूँगी। मैं मेहनत कर सकती हूँ, किसी से डरती भी नहीं हूँ। सच कहती हूँ, आज आप और राजकुमारी जैसी दयालु का मुख देखकर और इनसे अपना दुख कहकर मुझे बड़ी राहत मिली है। पहले सोच रही थी मर जाऊँ, पर अब लगता है क्यों ना मैं अपना जीवन आपकी सेवा में बिता दूँ। अगर आप एक अवसर दें तो मैं स्वयं को सिद्ध कर दूँगी और इसी प्रकार मेरा भी जीवन सार्थक हो जाएगा। रानी माँ कहकर कुसुमा चुप हो गई। रानी भी अब निरुत्तर हो गई। फिर कुछ सोचकर बोली, पुत्री, राजकुमारी चाहती हैं कि तुम उनकी सेवा में रहो। हम यूँ किसी को राजकुमारी की सेवा में नहीं देते हैं, परंतु तुम्हें दे रहे हैं। तुम राजकुमारी की आज्ञा में रहोगी और अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करोगी। तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूर्ण करना अब हमारा उत्तरदायित्व होगा। तुम राजकुमारी की अन्य सखियों के साथ रह सकती हो। अब जाओ, मधुरिमा तुम्हें आवश्यक बातें समझा देगी। रानी ने मौन होकर उन्हें जाने का संकेत दिया और जो राजकुमार बनी एक जो कुसुमा थी वह रानी के कक्ष से निकल गई। उधर राजकुमारी की एक विश्वसनीय सखी मधुरिमा को रुकने को कहा। सबके जाने के बाद रानी मधुरिमा से बोली, बेटी, यह जो कोई भी है तुम सावधानी से इसे आजमाना और हमें बताना कैसी है। बातों से तो भले घर की लगती है और कद काठी के कारण सबके उपहास की सताई है। तुम अपनी अन्य सखियों को सावधान कर देना, कोई उसकी हंसी ना उड़ाए, उसे दुख होगा जो हम नहीं चाहते।
अब जाओ और राजकुमारी का विशेष ध्यान रखो। आंखों पर पट्टी बांधकर उन्होंने स्वयं को अबोध बना लिया है, इसलिए आपको उनका विशेष ध्यान रखना है। मधुरिमा बोली, आप चिंता न करें रानी माँ, हम राजकुमारी का पूरा ध्यान रखेंगे और कुसुमा पर मेरी नज़र रहेगी। रानी से अनुमति पाकर मधुरिमा भी वहाँ से चली गई। अनुमान से राजकुमार ने समझ लिया कि मधुरिमा को उनकी गुप्तचरी में लगाया गया है, जो कि स्वाभाविक भी था कि मधुरिमा से सावधान रहकर सबका विश्वास जीतने में वो लग गए। कुसुमा बने राजकुमार ने राजकुमारी की सखियों का हर काम में यूं हाथ बटाया मानो जीवन भर यही करते आए हैं। इस तरह जो उन्हें नहीं आता था वह भी सीख गए। सावधानी के लिए राजकुमार नदी पर सबसे अलग स्नान करते और किसी को अपना बदन नहीं देखने दिया। बहाना यह कि सब हंसते हैं और मुझे लाज आती है। रानी की आज्ञा के कारण किसी ने जोर भी नहीं दिया। इसके अतिरिक्त कुसुमा बने राजकुमार ने जानबूझकर ही कभी राजकुमारी के वस्त्र आदि बदलने जैसे कार्यों में सहायता नहीं की, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि राजकुमारी को किसी अनुचित अवस्था में देखें। ऐसे मामलों में बहानों की तो उन्हें पूरी पुस्तक निगल रखी थी। खैर, राजकुमारी महल में दिन रात वो राजकुमारी के महल में रहने लगे और धीरे धीरे सबसे घुल मिल गए। हट्टे कट्टे राजकुमार राजकुमारी की सखियों की उन कामों में भी मदद कर देते जो वे बेचारी करने से असहाय महसूस करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि सखियां उनसे खुलकर मदद लेने लगी, बातें करने लगी। मधुरिमा के द्वारा यह सब जानकारी रानी को कुछ निश्चित होने लगी। फिर भी उन्होंने मधुरिमा को जो राजकुमार के पीछे लगाए रखा, जिससे राजकुमार को थोड़ी असुविधा तो बनी रहती थी, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी। अब तक राजकुमार को राजकुमारी की बचपन से अब तक की सब बातें पता चल गई। बस पट्टी का रहस्य अभी भी बना रहा, परंतु यह स्पष्ट हो गया कि राजकुमारी के सिवा यह भेद किसी को नहीं मालूम। आखिर राजकुमार राजकुमारी का भरोसा जीतने का प्रयास करने लगे। वे हर कोशिश राजकुमारी के आसपास ही रहते कि ज़्यादातर समय राजकुमारी के पास बिताएं और आंखों पर पट्टी के कारण जब भी राजकुमारी असहाय होने लगती वे उपस्थित हो जाते। मानो राजकुमारी कब क्या चाहती है उन्हें मालूम हो जाता। हालांकि इसका कारण वे स्वयं भी नहीं समझ सके, किंतु इस तरह वे राजकुमारी की आवश्यकता सी बन गए। राजकुमारी जहाँ जाती कुसुमा साथ होती। अब राजकुमारी उससे पहले से अधिक बातें करने लगी। कई बार जब राजकुमारी कुसुमा को स्पर्श करती तो उन्हें विचित्र एहसास होते, किंतु उसे वह अपने मन का वहम समझकर टाल देती। इस तरह दिन पर दिन राजकुमार और राजकुमारी घुल मिल गए। इस बीच जो आदित्य गुप्त रूप से उनकी टोह लेते रहे। एक दिन वो छुपकर मिले तो बोले, ऐसा कब तक चलेगा राजकुमार, हमें वापस भी लौटना है। आप तो अपना घर भूल ही गए हैं, कहीं उम्र भर दासी बनने का तो नहीं सोच रहे हैं। राजकुमार हंसकर टाल गए। ऐसा ही हर बार होता था। आजकल कुसुमा राजकुमारी की सखियों में सबसे आगे रहने लगी। मजबूत कद काठी की निडर स्त्री मानकर सब उसे बेझिझक साथ रखती, क्योंकि उसके रहने से सबको बड़ी सहायता मिलती। जब भी कोई भारी कार्य आता कुसुमा आगे आ जाती और अब तो वह स्वयं हंसकर बोलती, अरे यह कार्य तो मुझे करने दो, ईश्वर ने मेरी ऐसी काठी बनाई है इसीलिए तो, वरना तो मेरा खाया पिया व्यर्थ जाएगा। सब मुस्कुराकर उसकी सहायता लेती। धीरे धीरे सबके साथ राजकुमारी को भी लगने लगा कि वो निडर और हंसमुख स्त्री है। बस इसके पति ने उसकी कद्र नहीं की और इससे उसके प्रति जो सबकी सहानुभूति कुसुमा के प्रति बढ़ गई। सब अब उसे पसंद करने लगी। राजकुमारी को कुसुमा का व्यवहार और स्वभाव बहुत अच्छा लगने लगा। राजकुमारी स्वयं नहीं समझ सकी कि कुसुमा का साथ उन्हें इतना अच्छा क्यों लगने लगा और विश्वसनीय क्यों लगने लगी है, परंतु इसमें कुसुमा रूपी राजकुमार को मौका मिल गया राजकुमारी का मन जीते। स्वर्ण नगरी के महल से सोवती नदी दूर नहीं थी। महल से नदी तक एक सुरक्षित मार्ग था, जिसमें महल की स्त्रियां नदी तक जा सकती थीं। एक दिन सभी सखियों के साथ राजकुमारी नदी पर स्नान करने गई। कुसुमा बहाना बनाकर हमेशा की तरह अलग हो गई और लौटी तब जब स्नान आदि से निपट चुके। गर्मियों के दिन थे, परंतु नदी के किनारे पेड़ों की छांव में बड़ी ठंडक थी। सब सखियां घूम फिरकर पेड़ों की छांव में बैठी थीं। तभी मधुरिमा बोली, कुमारी अब हमें वापस चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। महल में हमें कई कार्य करने भी होते हैं। राजकुमारी बोली, मधुरिमा तुम बाकियों को लेकर महल लौट जाओ, मैं अभी रुकूंगी, मेरे साथ कुसुमा रहेगी, इसके रहते मुझे कोई डर नहीं है।
मधुरिमा झिझकती तो कुसुमा बोली, चिंता मत करे मधुरिमा, मेरे होते हुए राजकुमारी सुरक्षित रहेंगी। ये देख मैं हमेशा की तरह कटार लेकर आई हूँ। मेरी लड़ने की कला तो तू जानती ही है। बस तू सैनिकों को आसपास थोड़ी दूर के घेरे पर खड़ा कर दे और बाकी मुझ पर छोड़ दे। राजकुमारी की सहमति देखकर मधुरिमा थोड़ी झिझकती हुई ऐसी ही व्यवस्था कर गई। यह पहली बार नहीं था जब राजकुमारी कुसुमा के साथ अकेली थी, परंतु आज स्वास्थ्य अच्छा न होने से मधुरिमा भी उनके पीछे नहीं आ सकी और यह बात राजकुमार को पता थी। खैर सब चली गई तो राजकुमारी जो कुसुमा का हाथ पकड़कर एक पत्थर पर जा बैठी। कुछ देर शांति के बाद अचानक राजकुमारी को लगा कि वो अकेली है, तो हाथ फैलाकर टटोलती हुई बोली, कुसुमा, कुसुमा तू कहाँ है? कुसुमा बोली, मैं यहीं हूँ राजकुमारी जी, घबराइए नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। राजकुमारी बोली, आज तू चुप क्यों है कुसुमा? कुसुमा कहने लगी, कुछ नहीं राजकुमारी जी, मैं तो बस यूँ चुप थी कि मुझे लगा आप एकांत चाहती हैं, सो मैं भी अपना भाग्य विचारने लगी। आप बताइए, आपको कुछ आवश्यकता तो नहीं? राजकुमारी बोली, आवश्यकता क्या होगी, बस जाने मन कुछ अजीब सा हो रहा है। कुसुमा बोली, वह तो होगा ही। अरे इतना अच्छा मौसम है और इतना सुंदर स्थान है, परंतु बुरा मत मानिए राजकुमारी, आपकी आंखों की पट्टी आपको इस सबसे दूर कर देती है। मैं होती तो अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांधती। हाँ राजकुमारी अचानक जो मुस्कुरा दी और बोली, तुझे क्या मालूम मेरी पट्टी का राज, बिना जाने बस बड़बड़ाती रहती है। कुसुमा बोली, मुझे जानना भी नहीं है, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि किसी भी कारण से इतना सुंदर संसार देखने से मैं तो स्वयं को वंचित नहीं रखने वाली। मैं तो सोचती हूँ कि आपकी दयालुता ने मुझे नया जीवन दिया है और आपने मुझे कभी देखा भी नहीं। कुसुमा ने झूठ मूठ ठुनक कर कहा। राजकुमारी हंस पड़ी। कुसुमा कहने लगी, मेरी प्यारी कुसुमा, तू बुरा मत मान, मैं मन की आंखों से तुझे देख लेती हूँ। अच्छा एक बात बता, क्या तुझे अपने माँ बाप की याद नहीं आती? कुसुमा बोली, आती तो है, किंतु आप सबके साथ भूली रहती हूँ। फिर कुछ क्षण चुप रहकर जो राजकुमारी जी जो बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? राजकुमारी कहने लगी, पूछना क्या है? पूछ, ये मत पूछना कि पट्टी का कारण क्या है। कुसुमा बोली, तो यही बता दीजिए कि आप कभी यह पट्टी हमेशा के लिए हटाएंगी कि नहीं? राजकुमारी मौन रही तो कुसुमा कुछ नहीं बोली। कुछ देर सन्नाटे के बाद राजकुमारी बोली, कुसुमा, क्या तू सच में नहीं जानना चाहती मैंने आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है? कुसुमा बोली, सब जानना चाहते हैं तो मैं भी तो जानूंगी, किंतु जो बात आपने अपने माता पिता को नहीं बताई वह मुझे क्यों बताएंगे, इसलिए नहीं पूछती। राजकुमारी बोली, बताने से डरती हूँ कि कोई समझेगा नहीं। सच कहूँ तो आज तुझसे कहने को जी कर रहा है, अगर तू वचन दे कि मेरा भेद किसी से नहीं कहेगी। कुसुमा कहने लगी, कुसुमा आपको वचन देती है राजकुमारी जी, आपका भेद कुसुमा कभी किसी से नहीं कहेगी। राजकुमारी ने गहरी सांस ली और बोली, आज तुझ पर भरोसा कर रही हूँ कुसुमा, दरअसल यह मेरे पूर्व जन्म से संबंधित है। कुसुमा बने राजकुमार ने बड़े ध्यान से सुनने लगे। राजकुमारी ने आगे कहा, जब मैं 16 साल से कुछ ऊपर की हुई, एक रात मुझे सपने में अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ। मैं पूर्व जन्म में गौरैया थी, यानी एक चिड़िया थी, और एक पेड़ पर अपने पति चिड़ौटे के साथ रहती थी। हम बहुत खुश थे और सुखी थे। एक दिन की बात है और वो जो बताती है कि कैसे एक मेहमान आया था और पूरी कहानी वह उसे सुनाती है। सारी कहानी कहकर राजकुमारी आगे बोली, बस कुसुमा, जब मेरी नींद खुली तो मैंने स्वयं को अजीब सा परिवर्तन पाया और मेरी इच्छा इस संसार को देखने की ना रही। मैं इसे फिर से अपने पूर्व जन्म के पति के साथ ही देखना चाहती हूँ, परंतु भला मैं यह बात किसी को कैसे समझा सकती हूँ, इसलिए यह सब हो गया। इतना कहकर राजकुमारी जो मौन रहकर जाने क्या सोचने लगी। उधर कुसुमा बने राजकुमार की विचित्र दशा थी। उन्हें याद आ रहा था कि राजकुमारी ने जो कथा सुनाई है यह तो उनके स्वप्न से मिलती है, जो उन्हें जब तब आता रहता है। स्वप्न में वे सदैव चिड़िया के एक जोड़े को देखते हैं जिनमें वे एक आग में कूद जाता है, और जब ऐसा होता है तो उन्हें भयंकर पीड़ा होती है और उनकी आँख खुल जाती है। राजकुमार हैरत से राजकुमारी को देखते हैं और उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने अनुभूति हुई कि वे दोनों ही पूर्व जन्म के परिंदे हैं। कुसुमा बने राजकुमार जब काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोले तो राजकुमारी फिर बोली, कुसुमा क्या हुआ, तो कुछ बोलती क्यों नहीं? तब कुसुमा बोली, क्या कहूँ राजकुमारी जी, आपकी कथा ने मेरा हृदय छू लिया। मेरी प्रार्थना है कि
आपके पूर्व जन्म के पति से शीघ्र मिलना हो। राजकुमारी कहने लगी, काश ऐसा ही हो, पता नहीं वह कहाँ है और उन्हें यह सब याद है कि नहीं। कुसुमा फिर कुछ नहीं बोली। कुछ देर मौन रहने के बाद कुसुमा ने कहा, राजकुमारी जी चलिए महल चलते हैं, सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। राजकुमारी उठ खड़ी हुई और कुसुमा से बोली, चलो सखी, अपना वचन लेकिन याद रखना। कुसुमा बोली, अवश्य राजकुमारी जी। और फिर राजकुमारी कुसुमा का हाथ पकड़कर महल वापस लौट आई। दोस्तों, अगर आप इस कहानी का अगला पार्ट सुनना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके हमें बताएं। राधे राधे।